अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, मुल्क के पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को जाता है। आपको बताते चलें कि इनकी निगरानी में 1990 में मुल्क की तारीख के 5वें इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। जतोई साहब की काबीना की तादाद 19 थी। नाज़रीन, हुकूमत हो और इस पर इल्ज़ामात ना हो, ऐसा नामुमकिन है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की निगरान हुकूमत पर बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगे। 35 करोड़ रुपए की मुबैना तकसीम, बेनज़ीर भुट्टो, दीगर पर नाहली और बदउनवानी रेफरेंस दायर हुए। बल्क शेख मिजारी मुल्क के दूसरे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। आपकी हुकूमत सिर्फ 1 माह और 8 दिन तक रह सकी। इसकी वजह यह थी कि 19 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम के जरिए नवाज शरीफ हुकूमत को बरतरफ कर दिया और बल्क शेख मिजारी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया और यूं निगरान जो हुकूमत कायम हुई थी वो कलअदम हो गई। इस तरह बल्क शेख मिजारी महज 39 दिन वज़ीर-ए-आज़म रहे। बल्क शेख मिजारी की काबीना की तादाद 61 थी, जो अब तक की सबसे बड़ी निगरान काबीना रही। इसके साथ 1990 में कायम होने वाली हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नए इंतखाबात का इनेकाद 1993 में हुआ। इस बार निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुरा मोइन कुरैशी के नाम निकला। मोइन कुरैशी को अमरीका से लाकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। मोइन कुरैशी की हुकूमत 3 माह और 1 दिन की थी, जबकि काबीना की तादाद 14 थी। इस हुकूमत में IMF की इस्लाहात का निफाज हुआ। मुल्की करेंसी की कदर में कमी हुई, तरक्याती बजट में कमी और जरी शोबे पर टैक्स भी आयद किया गया था। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा करार दिया गया था। हुकूमती मशीनरी में मौजूद अफराद की तादाद को कम भी किया गया था। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की सवाबदीदी इख्तियारात में भी कमी की गई थी। इसके साथ आपको बताते चलें कि 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की जो बनने वाली हुकूमत थी वो भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी और 1997 में आम इंतखाबात हुए। इस बार मलिक मिराज खालिद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। इस निगरान हुकूमत का दुरानिया 3 माह 14 दिन रहा और काबीना के अरकान की तादाद 22 थी। इस दौरे हुकूमत में एहतसाब ऑर्डिनेंस नामी कानून लाया गया। बेनज़ीर भुट्टो पर करोड़ों रुपए की करप्शन करने का मुकदमा दर्ज किया गया। आसिफ अली जरदारी को बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के इल्ज़ाम में पाबंदे सलासिल और इसके साथ साथ इसी हुकूमत पर धांधली की कई संगीन इल्ज़ामात भी लगे थे। इस तरह आपको बताते चलें कि 2007 में मोहम्मद मियां सोमरो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो कातलाना हमले में शहीद हो गई, जिसकी वजह से इंतखाबात तखीर का शिकार हुए। सोमरो साहब सबसे तवील मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे, यानी 4 माह और 8 दिन के लिए। इस काबीना की तादाद 36 थी, जो अब तक की दूसरी बड़ी काबीना रही। इस हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात, मनपसंद अफराद को आला ओहदों पर फाइज करने के इल्ज़ामात, बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे करने के इल्ज़ामात भी लगे थे। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की और 2013 में जब आम इंतखाबात हुए तो उस मौके के ऊपर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मीर हज़ार खान खोसो को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और 2 माह 10 दिन की हुकूमत का ये दुरानिया था और इनकी काबीना की तादाद 15 थी। इसी तरह हम बात करें 2013 में कायम होने वाली हुकूमत की, जिसने अपनी मुद्दत पूरी की और 2018 में मुल्क की तारीख के 11वें आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात की निगरानी के लिए साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया। नासिरुल मुल्क की हुकूमत 2 माह 17 दिन रही और ये काबीना अब तक की सबसे छोटी काबीना थी, जिसमें सिर्फ 8 वज़रा शामिल थे। इस दौर में अमन व अमा के लिए अहम इकदामात बुरुए कार लाए गए और इसके साथ साथ जो आम इंतखाबात थे उसके हवाले से इस सेटअप पर अदम शफाफियत के भी कई इल्ज़ामात लगे। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का हमने आपको हिस्ट्री के हवाले से बताया। अब भी एक निगरान सेटअप वो किस हद तक आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा, इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और उसके साथ स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे मौलवी महबूब साहब, आपका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है। नासिर भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, निगरान हुकूमत बन चुकी, इलेक्शन बर वक्त होंगे, ये उनमें कितने माह तखीर होगी, इसके ऊपर बहस तो जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मार्केट में है या सियासी हलकों में है वो ये है कि कायद मुस्लिम लीग नून कब पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि सब लोग ये बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद का एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया गया है कि चूंकि वो नहीं आ रहे तो इलेक्शन होने के भी इम्कानात नहीं है और अगर वो आते हैं तो उस वक्त इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा। आप उनके बहुत करीब रहे, अंदर की खबर एक्चुअल क्या है, वो कब आ रहे हैं और आपने आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। ये क्वेश्चन तो अब मेरे ख्याल होना ही नहीं चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह सितंबर में
15-16 कोई डेट है इसमें वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर वो पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन की लीड जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। और एक बात बता दूं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, वो आपके सामने है कि क्या हालात हुए। उनको खाने में ऐसी चीज़ दी गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, खाने में ऐसी चीज़ दी गई जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर गए। अच्छा। और जब इनसे नहीं संभाला जा सका, इनके अपने डॉक्टर्स चेक करते रहे, देखते रहे, तो उन्होंने, वो यास्मीन राशिद है जो उस वक्त की मेरे ख्याल में हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हमसे अब ये संभाला नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा इनको बाहर भेज दें कि वहाँ इनका इलाज हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके उस वक्त सियासी मुखालफिन कहते थे कि नहीं, रिपोर्ट्स गलत थी, लेकिन जो जहर देने का वाला मामला है इसको आप सर्टिफाई करते हैं, ये इस इल्ज़ाम की हद तक है या वाकई ही कुछ ऐसा मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बाद में शवाहिद मिले? देखिए, मैं लंदन में था, मैं उनके साथ जाता रहा हूँ, हुसैन साहब भी जाते थे हॉस्पिटल में। जब इलाज शुरू हुआ तो उस वक्त डॉक्टर्स ने उनका जो ब्लड टेस्ट लिए, उसकी रिपोर्ट्स आई कि खाने में कुछ चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिरते रहे। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मेरे कायदे हैं, वो इस चीज़ को आपको पता है, अगर कोई बात होगी तो वो सियासी तौर पे क्या दुनिया में भी एक बदनामी होती। मियां नवाज शरीफ तो बड़े सब्र वाले आदमी हैं, आप देखें उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने तो सब्र किया। ये शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है, इसने तो दिन भी नहीं निकाले, और इसने क्या क्या बातें की आर्मी पे, क्या क्या इसने इल्ज़ामात लगाए। इसने हमेशा हर बात पे यही कहा, जी मैं क्या करता, मुझे तो बाजवा साहब कहते थे असेंबली तोड़ दो, मुझे तो बाजवा साहब ये कहते थे। लेकिन अब उन्हीं अपने कही हुई बातों के, अपने एक्शन की वजह से उन्हें कानूनी तौर पर कार्रवाई का सामना है। बट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब नवाज शरीफ साहब के वतन आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है बतौर मुस्लिम लीग नून? आप पार्टी के अंदर उठते बैठते, नवाज शरीफ साहब का डिस्कशन होती है आपकी कि इलेक्शन जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर हो, नून लीग कब एक्सपेक्ट कर रही है कि इलेक्शन किस महीने में कब जाकर होंगे और आप उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तैयार होंगे? देखें, मुझे ये पता है कि डॉक्टर्स ने मियां साहब को क्लियर चिट दे दी है, क्लीन चिट दे दी, वो सफ़र कर सकते हैं, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, 90 दिन के अंदर हो। लेकिन ये जो आपको पता है इलेक्शन कमीशन है, वो जो अब ये हल्का बंदियों का जो मसला है, अगर वो भी आप लगा लें तो उसमें 1 महीना 1.5 महीना और लेट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में हर सूरत हो जाएंगे। और आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं, मियां साहब तैयार हैं, और हमने तो नीचे यूसी लेवल तक वर्कर्स को तैयार किया हुआ है। ये तैयारी हो रही है कि मियां साहब आएंगे, उनका इस्तकबाल होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मौलवी महूद साहब से जान लेते हैं। मौलवी महूद साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तैयारियाँ क्या हैं, और बिलखसूस निगरान हुकूमत तो बन चुकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट सामने आई, उससे लगता है कि इलेक्शन मार्च से या फरवरी के आखिर हफ्ते से पहले होते हुए दिखाई नहीं देते। इस्तेकाम पाकिस्तान की तवक्को क्या है, आपका मुतालबा क्या है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो, और आपकी तैयारी इस हवाले से क्या है कि किस महीने में इंतखाबात की तारीख आए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस चीज़ पे तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। इलेक्शन अगर अर्लीस्ट भी जो होंगे वो 15 फरवरी या 16 फरवरी को देख रहे हैं, और हमारी पूरी तैयारियां हैं। उसकी वजह ये देखें ना कि मार्च के अंदर तो फिर रमज़ान आ जाएगा जी। तो रमज़ान से पहले ही इलेक्शन हो तो बेहतर है, और अगर फरवरी में नहीं होते तो फिर तो ये जाएंगे मज़ीद 4-6 महीने आगे चले जाएंगे। तो हम सब लोग चाहेंगे कि देखें जी इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर रियलिटी को फेस करना चाहिए। सेंसस का जो इशू उठा है, इसको मद्देनजर रखते हुए फरवरी से पहले इलेक्शन नज़र ही नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि देखें, ये इसमें 3-4 माह लग जाएंगे, उसके बाद एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को जो फास्ट से फास्ट भी कराएंगे तो भी फरवरी मिड और जो है मैं कहूँगा एंड फरवरी की तरफ। सही है। तो आपको भी ये लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में होते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन सर निगरान काबीना तो बन चुकी, ये निगरान काबीना जिसके नाम सामने आ चुके हैं और पहला कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी, आपको किस हद तक ये निगरान काबीना बाइख्तियार दिखाई देती है, और बिलखसूस पाकिस्तान को जिस मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, आपकी नज़र में क्या ये निगरान काबीना इन दोनों टास्क को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी?
देखिए निगरान हुकूमत तो ये 6 महीने के लिए है या 5 महीने के लिए है, ये में बड़ी अच्छे लोग हैं और बड़ी अच्छी टीम है निगरान हुकूमत की। मगर आप अगर आवाम इनसे तवक्को करेंगी कि ये चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगी, तो फिर ये निगरान हुकूमत ने भी फिर अगर लॉन्ग टर्म हाँ साल 2 साल रहना है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को वो हल कर सकते हैं। 3 से 4 माह में क्या हल करेंगे? देखिए हम बदकिस्मती से रियलिटी को हम फेस नहीं करते हैं कि 3 महीने में 1 महीना तो लग जाता है एक दूसरे को समझने में, लोगों को अपने मतलब मिनिस्ट्रीज में बैठने में, सही। सेक्रेटरीज काम करते हैं। तो उसको देखते हुए मतलब निगरान हुकूमत डे टू डे वर्क करेगी और कुछ इश्यूज जो कि आईएमएफ के हैं उसको मेरे ख्याल से जो है सॉल्व करने की कोशिश, वो भी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश करेगी। मेन चीज तो ये जो पॉलिटिकल सेटअप आएगा जी। वही जो है ये लॉन्ग टर्म इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा। हाँ अगर मालूम पड़े कि निगरान हुकूमत को साल 2 साल देना है तो फिर अलग चीज़ है, वरना 3 या 4 महीने में मैं इनसे बड़े अच्छे लोग हैं मगर इनसे मैं तवक्को नहीं करता हूँ कि ये आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे। अच्छा, आपको आपको ये तवक्को नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो निगरान प्राइम मिनिस्टर को, निगरान काबीना को वेलकम किया है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आने वाले दिनों में अगरचे एक इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन इस काबीना के अंदर कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिसके ऊपर कुछ पार्टियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करवाया। इस निगरान काबीना के टाइम में ही, निगरान हुकूमत के टाइम में ही आइंदा के इलेक्शन होने हैं, भले वो फरवरी में हो या उसके बाद हो, जिसका आप खदशा का इजहार कर रहे हैं। तो क्या इनके होते हुए आप जो इलेक्शन होंगे उसके ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इत्मीनान होगा? कोई कंसर्न तो नहीं है आपको? देखिए हमें तो कोई कंसर्न नहीं है और ये बड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ बदकिस्मती है कि जो भी पार्टी हारेगी उसको हमेशा जो है एतराज भी होगा और उसके बाद इल्जामात भी देंगे। ये एक नॉर्म हो गया है, ये हमारा बदकिस्मती से कल्चर हो गया है। आप पिछले 5-6 इलेक्शन उठा के देख लें ना, कौन से इलेक्शन में कौन सी पार्टी सेटिस्फाई हुई है जो हारी है? जी। जो भी हारता है वो इल्जाम देता है, जो हुकूमत से जाता है वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है। सिवाय ये हुआ कि इमरान खान ने वो बुरा भला अल्फाज में कहने के बजाय दस्त गिरेबान हो गया, वरना हर पार्टी जो गई है जब हुकूमत से गई है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहा, मगर एक लिमिट था। इन्होंने इमरान खान साहब ने लिमिट सारे कर दिए और वो दस्त गिरेबान लोगों को कर दिया जो कि हेड कर रहा था सिविल वॉर की तरफ। तो ये इससे बड़ा डेंजरस कोई और चीज नहीं हो सकता था कि अवाम जो है को फौज से लड़ाना। बिल्कुल सही, बहुत गलत इकदाम है और हम तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर कोई भी ऐसी जरूरत दोबारा ना करे और ऐसा होना भी नहीं चाहिए यकीनी तौर के ऊपर। बट साहब आपसे जानना चाहूँगा, माजी जब निगरान हुकूमत बनती है तो कहा यह जाता है कि ये मुकम्मल गैर जानिबदार है, लेकिन हमने देखा कि निगरान हुकूमतों के दौर के अंदर भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। 2018 हमें भी याद है, आपको भी याद होगा, निगरान हुकूमत का टाइम था। कायद मुस्लिम लीग नून हो, मरीम नवाज साहिबा हो, आसिफ अली जरदारी हो, इन सब को न सिर्फ गिरफ्तारियों का सामना रहा, मुकदमात बनते रहे, सियासी इंतकाम की रिफ्लेक्शन मिलती रही। इस निगरान काबीना के टाइम में जब कुछ ऐसे चेहरे इसमें आमने सामने आए हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून का टॉप लीडरशिप का एतमाद हासिल है, तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा की निगरान काबीना मुख्तलिफ होगी, कोई सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो लीगल प्रोसीजर के मुताबिक स्मूथली एग्जीक्यूट होगी? हाँ जी बिल्कुल। देखें जो निगरान हुकूमत होती है वो तो सिर्फ एक कंटिन्यूटी रहती है, निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं बता रहा हूँ भट्टी साहब, ये यकीन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन अगर महीना डेढ़ लेट हो जाते हैं, जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं, फरवरी में, इससे ज़्यादा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इलेक्शन ना हो, जमहूरी हुकूमत आएगी। वोट जिसको मौलवी साहब कहते हैं 5-6 माह मजीद आगे भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप देखें ना, ये सोचना एक जहन में चीज़ लाना, कहते हैं जी यहाँ तो इनकी बात ठीक है कि इलेक्शन कोई मानता ही नहीं, लेकिन हमारा इलेक्शन तो चोरी हुआ 2018 में जी, आपके सामने है। इस शख्स को जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, इमरान नियाज़ी को मुसल्लत किया गया, RTS बंद किए गए, चोरी की गई वोट की, उसका सिला क्या हुआ? 4 साल में उसने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान अवाम का वो हाल कर दिया कि खाना क्या, उन लोगों को बच्चे अपने भूखे नज़र आते थे। नवाज शरीफ का दौर था, कम से कम लोग रोटी आराम से खाते थे, पेट्रोल 65 रुपये का था, डॉलर 100 रुपये का था,
आप मुझे बताएं जब से ये फितना आया क्या बना पाकिस्तान का। और दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत काबीना बनी है, ये देखें हुकूमत और अपोजिशन की मर्ज़ी से बनती है, उसमें अब कोई कहता नहीं जी ये उनकी मर्ज़ी से बनी है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनी है, जो भी है। इस वज़ीर आज़म ने तो कोई फैसले नहीं कर रहे, या जो कुछ भी देखें अब IMF से डार साहब ने कितनी मुश्किलात के बाद एक दोबारा हम ट्रैक पे आए हैं जी। इसने इमरान न्याजी ने क्या किया, IMF से मुआहदे करके बट साहब तोड़ माजी दिए। के अंदर आपकी कारकर्दगी जैसे रही बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग तो आज सवाल करते हैं 16 माह आपकी गवर्नमेंट रही, आपका प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ और अभी भी हम उस क्रिटिकल फेज से नहीं निकल सके। तो कारकर्दगी तो इम्प्रूव होती हुई लोगों को फील भी होनी चाहिए ना। देखिए मेरी बात को आपने कंटिन्यू किया, 4 साल में जो कुछ उसने तबाही कर दी उसको वापस लाना कोई आसान नहीं था। अगर इसको हटाया ना जाता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इसको एक जमहूरी तरीके से हटाया गया, उसको हटाया ना जाता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। हमारे कायद ने तो फिर एक कुर्बानी दी, वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है उसके लिए अगर हम खड़े रहते तो इसको 5 साल पूरे करने देते, फिर अवाम में जाते वोट होती। लेकिन इसने जो हाल कर दिया पाकिस्तान और अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि इमरान जैसा एक शख्स जो बिल्कुल पागल हो गया था हर एक काम के लिए, वो जिधर जाता था आप देखें, वो अमेरिका में गया तो उसने क्या कहा, अमेरिका में जाके उसने एक ही बात की, नवाज शरीफ को ऐसी बंद कर दूंगा, नवाज शरीफ चोर है। 4 साल वो एक ही बात करता रहा। अब चोर कौन है, इसको अदालत ने सजा दे दी, ये असल चोर था, मैं तोशाखाना का यहीं चोर। से बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। मौलवी हुसैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कुछ गलत फैसले हुए, बैड गवर्नेंस हुई, जिसका खमियाजा अब पूरी कौम भुगत रही है, या कुछ और वजूहात थी जिसकी वजह से मुआशी मसाइल बढ़े? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? देखिए एक चीज़ मैं आपसे कह दूं कि जो 3.5 साल की हुकूमत थी वो मैं कहूँगा अप टू मार्क नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये नई हुकूमत थी, इनको आइडियाज़ नहीं थे और इन्होंने काफ़ी मैसअप किए। मगर जो सब में बड़ा डिज़ास्टर हुआ वो मैं कहूँगा कि जो इन्होंने जमहूरी तरीके से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का, जो कि मैं भी उसी पार्टी में था और मैं MNA था, जब हटाया गया जी। तो हमें उसको खुश दिली से एक्सेप्ट करना चाहिए था उसकी, और उसके बाद ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। ये जो हम ऑपोजिशन में PTI नहीं बैठी और KPK की गवर्नमेंट तोड़ा, और मैं कहूँगा पंजाब का गवर्नमेंट तोड़ा, ये वन मैन डिसीजन था। पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं थी, पार्टी के 80 से 90% लोग इसके खिलाफ थे। जी। उसके बाद जो अनस्टेबिलिटी आई तो उससे इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ा। देखिए ना, ये नहीं कह सकते हैं कि जी जो आज महंगाई हुई है इस 18 महीने में भी, मैं ये भी कहूंगा कि 18 महीने में भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत जगहों पे थी नहीं। आप मुझे बताएं ना, देखें ये कहना है कि ये तो बड़ा नॉर्मल होता है ना कि हम एक दूसरे पे इल्जाम देते देते और जो है हम इस मुल्क को और आगे तबाही की तरफ ले जाए। हम आ जाए रियलिटी के ऊपर, हम आ जाए फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर कि आवाम के लिए क्या करना है। बदकिस्मती से हम एक दूसरे को, उन्होंने कहा जी PMLN जो है पीपल्स पार्टी को पहले बुरा बोलती रही, पीपल्स पार्टी PMLN को, अब दोनों मिलके PTI को। देखिए हम ये चीजें छोड़ दें, हम आवाम की बात करें, हम लोगों के मसाइल की बात करें, हम इश्यूज की बात करें। मौलवी साहब आपने बहुत वैलिड बात की, आप आवाम की बात होनी चाहिए, अब इश्यूज की बात होनी चाहिए, लेकिन आप बहुत बाखबर हलकों में आपका उठना बैठना है। अभी आपने बात की कि इलेक्शन अगर फरवरी में ना हुए तो 6-5 माह और भी आगे जा सकते हैं। सर सवाल ये है कि इलेक्शन का मुकर्रर वक्त या जल्द अज जल्द होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन मुकर्रर वक्त में नहीं होते, मजीद तखीर का शिकार होते हैं, तो फिर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम तो नहीं हासिल हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और मैं अपने भाई भट्ट साहब से भी इत्तेफाक करता हूं। इंशाअल्लाह जनवरी नहीं तो फरवरी में इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें हर हाल में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी वो स्टेबिलिटी ला सकेगी, इंटीरियम गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं ला सकेगी। इंटीरियम गवर्नमेंट, मैं फिर रिपीट करता हूं, डे टू डे वर्क के लिए और कुछ इश्यूज जो कि IMF के, और ये बहुत काबिल और अच्छे लोग हैं, मगर देखें मैंडेट लेके आना पड़ेगा जी।
इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। इससे मतलब ये चीज़ों को हम लाना पड़ेगा ताकि लोगों के मसाइल और इश्यूज को हम हल करें। हमको आज भी मैं कहूँगा सही। कि सारी पार्टीज को बैठ जाना चाहिए और वो एक चीज़ के ऊपर करें कि हम अब बात करेंगे इस मुल्क के मसाइल, अवाम के इश्यूज, इनके ऊपर बात करेंगे। हम एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशी और हम बहुत पास वैलिड को सजेशन है आपकी जी, के बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत वैलिड सजेशन आपकी। बट साहब आपसे जानना चाहूंगा, कोई मुजरिम हो, जेल में कैद हो, उसके भी एक हकूक हैं। उन्हें सजा हुई, चेयरमैन साबिक चेयरमैन पीटीआई को, उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया, उनके वकला अदालतों में भी मौजूद हैं। आप लोग के टाइम के अंदर या आप ज़ाती तौर के ऊपर क्या इसको तजवीज़ करेंगे कि अगर वो उनके वकला चाहते हैं कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर कुछ बेहतर सहूलियात भी हैं, अगरचे कि वो फिर भी अपनी सज़ा पूरी करेंगे अडयाला जेल के अंदर भी रहते हुए, कोई ये नहीं कि वो वहाँ से निकल कर शाम को इस्लामाबाद आ जाया करेंगे या पिंडी में मरी सदर रोड में हमें दिखाई देंगे, तो उन्हें अडयाला जेल लाने में क्यों रुकावटें हैं और क्यों उसकी मुखालफत की जाती है? देखें, आपकी बात से तो मुझे याद आ गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो तारीख 6-6 महीने नहीं निकलती थी कि ये शख्स तो है, ये तो एक दिन कोर्ट में दरख्वास्त दे देता है, दूसरे दिन उसकी तारीख निकल आती है। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ तो कहा जाता था कि जो कुछ आपने इमरान के बारे में सोचा है, कुछ दिनों की बात है, उसकी भी ज़मानत है। वो वक्त आपने देखा है, तो आपने नवाज शरीफ का भी वक्त देखा है, क्या होता था। वो तो जेल में मियाँ नवाज शरीफ साहब है, मैं आपको ये कौन नहीं होने देता था? आप यही देखे ना, ये मकाफाते अमल है। ये इमरान न्याजी खुद बताता था कि क्या क्या कर मेरे, देखें वो कितना लकी इंसान था कि उसको वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया और हर इदारा उसकी हेल्प कर रहा था, फिर भी वो नहीं चल सका। उसने मुल्क का क्या हाल कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ के साथ तो जो हुआ आपके सामने है। उनके सामने तो वो जेल में अपनी बेटी उनसे मिलने आई है, मरियम नवाज, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको तो इस तरह की तकलीफ़ें और जीतें दी गई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब इमरान न्याजी जो है, ये वही इमरान न्याजी है ना जो कहता था जी कि इनके ऊपर तो फ़र्द जुर्म लग गया है। शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये तो अब ये तो एक सर्टिफाइड चोर है। इसने सुबह शाम एक ही नारा लगाया कि नवाज शरीफ चोर है। 4 साल उसने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नवाज शरीफ चोर है। उसने समझा ये बात कर करके मैं आवाम को रोटी खिला दूंगा, पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। आप मुझे बताएं कि इसने 4 साल में क्या किया इस मुल्क के लिए। नवाज शरीफ के दौर की तरक्याती काम निकाल लें के खिलाफ तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। करप्शन के खिलाफ दिन रात उन्होंने कार्रवाई की, करप्शन खत्म करना चाहते थे, कोशिश की उन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए। तो आपने देखा, आप मुझे बताएं करप्शन का दिलदादा तो इमरान है। वो गोगी, पिंकी, पीरनी, वो अंदर से जादू के डब्बे। आप मुझे बताएं इस शख्स ने तो वो काम किया। अब मुझे बताएं केपीके में क्या हुआ। इसके ऊपर बात करेंगे, जादू के डब्बों पर भी, और उसके साथ जितने करैक्टर जुड़े साथ उनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे और बहुत से स्कैंडल्स भी बने। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन इश्यूज़ पर भी बात करेंगे और इसके साथ ये बात भी करेंगे कि कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में 3 बड़ी सियासी पार्टियों के सरबराहान क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, निगरान हुकूमतों के दौर के अंदर मुख्तलिफ बड़े बड़े केसेस बने का पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। आजकल कुछ ये इतलात सामने आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आने से रिलक्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जाती है, 22 अगस्त को फिक्स होगी है कि पनामा का वॉल्यूम 10 रिलीज़ कर दें और इसके खिलाफ निगरान टाइम के अंदर दोबारा एक करप्शन के हवाले से जो केसेस माजी भी बने उस टाइप के दोबारा केसेस बन सकते हैं। और ये इतलात सामने आ रही है कि एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, सरबराहान हैं, वो आइंदा इलेक्शन में तीनों हिस्सा ना लें। क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म, अगर हमें मैंडेट मिला तो आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ होंगे। देखें, वॉल्यूम 10 की आपने बात की, वो खोल दें। हम तो कह रहे हैं वॉल्यूम 10 बक्से खोलो, उसमें है क्या? वो सिर्फ बक्से हैं। जैसे आपने देखा ना कि पनामा से काम चला, कुछ नहीं मिला, तो फिर कहा जी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, इसलिए हम आपको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये इंसाफ था पाकिस्तान में। और उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार अब इमरान न्याजी की
पार्टी की टिकटें बेच रहा है, वो क्या इंसाफ करेगा उस वक्त, उसके दिलो दिमाग में क्या है। तो ये इंसाफ हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ। तो निगरान हुकूमत, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बार बार कहना है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, 90 दिन के अंदर हो। अगर वो हल्का बंदियों में या मरदमशुमारी में टाइम गुजरता है तो जनवरी आ जाएगा, दिसंबर जनवरी है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो कहते ज़रूर हैं और हर पार्टी ने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि गुज़श्ता कई माह से हम सुन रहे हैं कि इस माह की वस्त में, इस माह के शुरू में नवाज़ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आते नहीं हैं। जब तक वो नहीं आते इसका मतलब है कि इलेक्शन या वो कंटेस्ट नहीं कर सकते या वो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और ख्वाजासी भी कहते हैं जब तक जो रिस्क फैक्टर है ज़ीरो नहीं होता वो नहीं आएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं कंसर्न तो मौजूद है जिसकी वजह से वो आने का नाम नहीं ले रहे। देखें, आप मुझे बताएं, जब 2018 में मियां नवाज शरीफ को जज बशीर ने सज़ा दे दी 10 साल की, मरियम साहबा को भी सज़ा दे दी, कैप्टन सफदर, मियां साहब उस वक्त लंदन में थे, बेगम कलसूम नवाज साहबा कोमे में थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी, और मुझे याद है मैं वहाँ मौजूद था जब ये फैसला हो रहा था। तो मियां साहब के वकील ने कहा कि आप इस फैसले को 3, 4, 5 दिन रोक दें, मियां साहब चाहते हैं मैं पाकिस्तान आऊँ, अदालत में खड़ा हो जाऊँ, अदालत मुझे सज़ा दे या बरी कर दे, मैं वहाँ सुनना चाहता हूँ। लेकिन इन लोगों ने उनको सज़ा इसलिए दे दी कि शायद मियां नवाज शरीफ वापस ना आए। अगर ऐसी बात होती तो मियां साहब उस वक्त ना आते। मियां साहब उस वक्त 10 साल की सज़ा, झूठी सज़ा जो दे दी जज बशीर ने, वो सुनने के बावजूद अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए। और मुझे पता था कि जब हम लाहौर एयरपोर्ट उतरे एयरपोर्ट पर तो क्या हालत थी नीचे। लेकिन वो ये बात नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट में अब मियां साहब ने जाने ही नहीं है। एक बिल पास हुआ है, 5 साल से ज्यादा आप किसी को सजा दे ही नहीं सकते, तो उनके 6 साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल सही। तो लेकिन जैसे वापस आएंगे तो उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। नहीं, देखें, वो आके कोर्ट का सामना करेंगे, इधर सरेंडर करेंगे, बिल्कुल जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ वो पहले आप मुझे बताएं ना, 10 साल की सजा वो लंदन में तो सुनाएगी, वापस आए। जेल जाने से तो वो घबराते नहीं, तो उस वक्त ना आते। ये तो आपके सामने मिसाल है। दूसरी बात ये है कि ये जो अब पाकिस्तान का हाल हो गया है, मुझे बताएं बुग़्ज़ नवाज शरीफ में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ का 2014 से 2018 का पाकिस्तान ठीक था, या इस 4 साल में जो इस शख्स ने तबाही मचाई, इस सब के ज़िम्मेदार एक इमरान नहीं है, वो तो एक पपड़ था। इसका ज़िम्मेदार फैज़, बाजवा और ये साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, ये मुजरम है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, आप तो अदालत आज़ाद है, इन ग्रांड सेटअप में देखते हैं जो सज़ावार था उससे मतलब क्या कार्रवाई होती है, और ये भी देखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं तो क्या वो घर को सब जेल बनवाते हैं या सरेंडर करते हुए जेल में क्या करते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल था, जब वो नल एंड वाइड हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए दोबारा मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि चूंकि आइन के तहत वो तरमीम नहीं हुई, कानून के जरिए से तरमीम करके उन सज़ा का जो 62(1)F के तहत सज़ा का मुद्दत थी उसको तयन किया गया तो वो वैलिड नहीं है, और इलेक्शन एक्ट के तहत भी इसकी वैलिडिटी नहीं होगी, लिहाजा उनकी जो सज़ा है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। तो आपकी पार्टी का इसके ऊपर होमवर्क क्या है कि क्या जहांगीर तरीन साहब आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से कानूनी तौर के ऊपर आज़ाद हैं या उनके लिए कोई मुश्किलात होंगी? देखिए, ये मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता हूँ कि कानूनी तौर पर आज़ाद है या नहीं, मगर हमारी पार्टी बिल्कुल क्लियर है, जो कानून जो है फैसला करेगी सबके लिए, वो हमारे लिए भी होगा। अगर देखें ना, नवाज शरीफ साहब और बाकियों को वो जो है वो कहेंगे कि जी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी लड़ सकेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी के लिए कुछ कानून और किसी के, सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए। और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, 5 साल नवाज शरीफ साहब को भी गुजर गए हैं, और उसके बाद जो है ना, ये चीज़ों को अगर आप सप्रेस करके एक लिमिट तक कर सकते हैं, करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सबको इलेक्शन लड़ने दें, और देखिए पाकिस्तान के नॉर्मल रूटीन के तरीके से इलेक्शन होते हैं, कोई अननेचुरल चीज नहीं होती है। देखिए ना, ये बहुत सारी चीजें हमारी कल्चर का हिस्सा है। जैसे वोट बैंक आपके पास जो होता है, उसमें इलेक्शन एक बहुत अहम चीज है, इलेक्शन का डे। आप ये देखें ना, लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने 25,000 आदमी निकाल लिए, 50,000 आदमी या 1 लाख आदमी जो है मीनार पाकिस्तान पे आ गए,
तो मैं इलेक्शन नहीं जी, 1 लाख आदमी आप उसके परसेंटेज देखेंगे तो वो 1/4% भी नहीं आता, ये ½ % आता है लाहौर का ठीक। सिर्फ। तो आधे % के ऊपर तो आप ये बेस नहीं कर सकते अपना स्टेटमेंट के जी मैं जीत गया हूं। या जिना कराची के जो है जिना ग्राउंड को आप भर के आप कह दें कि जी मैं कराची जीत गया हूं। महमूद साहब, लेकिन मान ये लिया ये आधा बेंचमार्क नहीं है, मान लिया, लेकिन सवाल अब ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी तंजीम साजी तकरीबन कर चुकी है, अनाउंसमेंट है, लेकिन उसके बाद खामोशी है। क्या कुछ मजीद ऐसे इलेक्टेबल्स, ये बड़े नाम है जो आने वाले दिनों में मजीद कुछ ऐसे नाम हो जो इस्तेकाम पाकिस्तान को शरीक होने के लिए तैयार हों? क्या कैसे मजीद कुछ लोगों के साथ वर्किंग आपकी हुई है? चूंकि परवेज खटक साहब कहते हैं, चूंकि वो भी एक पीटीआई के एक मुखालिफ फ्रंट के ऊपर अब एक्टिव हो चुके हैं, वो कहते हैं 35 से 40 मजीद इलेक्टेबल्स हैं जो उन्हें ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में। आपकी पार्टी की तैयारी क्या है इस हवाले से, और इलेक्शन में जाने के लिए क्या आपका ऐसा मैनिफेस्टो होगा जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और भी मजीद लोग आएंगे जो इलेक्टेबल्स होंगे, जिनको इलेक्शन का पूरा सिस्टम मालूम होगा। देखिए ना, इस वक्त इस शॉर्ट टाइम में नए शख्स को इलेक्शन लड़ाना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह जिसने इलेक्शन पहले लड़ा हुआ तजुर्बेकार लोग आएंगे और जो इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारी परवेज खटक साहब से भी बात हो रही, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि देखें जी हम जो है कुछ चीज़ों के ऊपर मिलकर, क्योंकि हमारा इशू और परवेज खटक साहब का एक ही इशू है। उनका इश्यूज क्या है? देखिए, हम और वो, मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने लोग हैं हम वो उनमें पार्टीज में से हैं जो कि हम अगेंस्ट जो है पॉलिसीज जी ऑफ इमरान खान है। ठीक है ना, आप ये बताएं ना, जो गलत पॉलिसी फौज के खिलाफ है हम उसी के वजह से हमने पार्टी छोड़ी है ना, जी क्योंकि उनके इश्यूज जो थे। वरना देखें बाकी नुकात के ऊपर हमारा कोई डिफरेंस हमारा ये है कि लोगों को जिसको बोलते हैं ना, आप प्रोवोक करके एंटी फौज, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी डैमेजिंग द कंट्री, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी आदमी से पूछेंगे वो कहेगा कि फौज इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और अगर आप रीढ़ की हड्डी को डैमेज करेंगे तो आप चलना फिरने से जो है माजूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा दोबारा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो सर, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान आने वाले दिनों में पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, पब्लिक को एक सही मानों में लीड करने के लिए मीनार पाकिस्तान या मिज़ार कायद के ऊपर या किसी और मुल्क के हिस्से में कोई बड़ा जलसा करने का प्लान किए हुए है? जी बिल्कुल, ये प्लानिंग में है। मीनार पाकिस्तान भी है और कराची में भी हम एक बड़ा जलसा प्लान कर रहे हैं, और देखेंगे कि भाई जो इलेक्शन से पहले उसकी ये एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिस और कल्चर है, करना ही पड़ेगा। अगर आप देखें ना, कुछ चीजें कल्चर है, हम भी करेंगे, PMLN भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, सारे लोग करते हैं ना, ये एक कल्चर का हिस्सा है। जमात इस्लामी भी कर, देखिए जो भले वो सीटें नहीं निकालते वो भी करते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल कल्चर का हिस्सा है इलेक्शन के, कि आप जलसे करें, आप झंडे लगाएं, आप जो है वो बोलते ट्रकों में सही। जो है नारेबाजी करें, ये एक कल्चर है हमारा। हम अफसोस की बात है, हम अब तक मेरे जो है एजेंडास के ऊपर, मैं सबसे कहता हूँ इश्यूज पे बात करें, एजेंडास पे बात करें, और आवाम को भी ये देखना चाहिए कि जो है इलेक्शन में वो वोट दें, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ठीक। लोग निकले, वोट ज्यादा दें। चलिए, वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप आवाम को कायल करने में कामयाब हो पाते हैं, आपका मंशूर ऐसा है, आप ऐसा कोई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं, तो डेफिनेटली फिर आवाम का फैसला होगा कि उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट साहब, आपसे जानना चाहूँगा, राजा रियाज साहब असम्बली के अंदर तो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन हुकूमत के साथ उन्होंने भरपूर तावन किया, किसी जगह के ऊपर उन्होंने कोई परेशानी पैदा नहीं की। उनका ये इसरार है या उनका ये दावा है कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि राजा रियाज साहब जो मुतवक्का तौर के ऊपर आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इस वजह से कि बल्ले का निशान ही ना हो, चूँकि पंजाब के अंदर बिलखसूस नून लीग को काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है PTI की तरफ से, तो बैलेट पेपर से उसका निशान ही ख़त्म कर दिया जाए बल्ले का। नहीं, देखें, ये इस बात के मैं हक में नहीं। जमहूरियत इसी का नाम है कि हर बंदे को चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। इमरान न्याजी की आप हालत देखें, उसको एक एक शख्स छोड़ के चला गया, उसके अपना, उसको सरात का जो वज़ीर आला था सिटिंग,
वो उसको छोड़ गया। क्यों? कि उसने कभी जमहूरी तरीके से कुछ अपनी पार्टी में चलाई नहीं। वो एक वन मैन शो था। वो चाह रहा था सूबा सरहद में चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी हुकूमत हो, मैं ही जो हुक्म करूँ वो करें। आप बताएं बुज़दार ने क्या हालत की पंजाब की। उसके अपनी जमात के लोग कहते रहे कि इसको चेंज कर दो, उसने कहा नहीं। इसके पीछे भी वो पिंकी पीरनी थी। वो जादू का डब्बा निकला है ना, पुलिस वाले ने कहा जिस मुल्क को चलाने के लिए जादू टोने किए जाएं, आप मुझे बताएं ऐसे शख्स को, तो इसको तो मुझे कहता हूँ सारी ज़िंदगी के लिए जेल में रखा जाए कि इसने अपने मुफाद की खातिर पिंकी पीरनी और एक वो गोगी जो बाहर भाग गई है, मुझे बताएं वो पंजाब को चला रहे थे। वो एक डीसी की चेंजिंग पे कितने पैसे लेते थे। और वो आप मुझे बताएं कि वो बाजवा साहब ने भी एक जगह कहा कि मैंने इसको कहा कि वज़ीर आला को चेंज करो। ये शख्स अपने ऊपर कोई चीज़ आने नहीं, ये तो किसी के जनाजे पे भी नहीं गया आज तक, अपने मोहसिनों के पास नहीं गया। बात क्या निकली कि पीर ने कहा अगर किसी के जनाजे पे जाओगे तो तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी। अब मुझे बताएं ऐसा शख्स, अभी तो शुरुआत हुई है। दूसरा पाकिस्तान लेकिन भट्ट साहब में ये देखें ना, जितने ये करैक्टर्स हैं, उस्मान बुज़दार हो, शहजाद अकबर हो, फरा गोगी हो, बुशरा बीबी हो, ये वो सब लोग हैं, ये शहबाज गिल हो, जिन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान के लिए, साबिक चेयरमैन पीटीए के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा की, स्कैंडल्स का बायस बने। तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने आपके लिए आसानियां पैदा की हैं, आपकी आवाम में वापसी का रास्ता हमवार किए। ये 5-6 लोग तो लगता है कि आपके लिए जनाब आपके मौसन है। मैं बताऊं, आपने जो बात की ना, तो मियां नवाज शरीफ जब हम लंदन में आए थे, वो अपना उनका इलाज हो रहा था, तो वो कोई भी बात हो तो ये कहते थे कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह की रजीम बनी हुई थी इमरान और ये सारे, आप सोच सकते थे वो तो अगले 5 साल के, अगले 10 साल के लिए मंसूबे बना के बैठा है। तो वो जो ऊपर बैठा होता है ना, फैसले उसके होते हैं। ये शख्स जिस तरीके से इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आज पाकिस्तान जिस हालत में है, उसके ज़िम्मेदार मैं फिर कहूँगा यही लोग हैं। और दूसरा, जज अरशद मलिक की वीडियो आपने देखी। मैंने यूके की अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, जिस जज ने उनको सज़ा सुनाई वो प्रेशर में आके सज़ा सुनाई। पर साहब ऐसी ये वीडियो जैसे बनी, और आपको कैसे ख्याल आया था कि इसको मैं एक्सप्लोर करको उससे कन्फेस कराऊं और ये हकायक आवाम के सामने लेके आऊं? देखें, मैं आपको बताऊं कि वो जज अरशद, मेरा ये नीयत बिल्कुल नहीं थी। मेरी नीयत थी कि वो कह रहे थे कि मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जो मियाँ साहब जब हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो वो उनके फ़ायदे में जाएंगे। तो मैंने अपने जो असिस्टेंट था मेरा, उसको मैंने कहा कि यार तुम वीडियो या ऑन रखो, जो कुछ वो कहते हैं अगर हम भूल गए कुछ हुई तो रिवर्स करके फिर सुन लेंगे। और मेरी जेब में वो ऑडियो मोबाइल का था, इसी नीयत से था। लेकिन वो जब जज साहब बोले तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया। ये रब का काम था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि आप मुझे बताएं, क्या एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जुल्म हुआ होना चाहिए था, और इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मेरी इधर कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पड़ी हुई है, वही निकल आए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि नवाज शरीफ को तो बाहर दुनिया में, लंदन में इंसाफ मिल गया। उस जज ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जज ने गलत सजा। तो यहाँ क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? कब मिलेगा? नवाज शरीफ को इंसाफ कानून के मुताबिक सरेंडर करें, अपील आपकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो यकीनी तौर के ऊपर इंसाफ होगा उनके साथ भी। नहीं, वो आ रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, जो कुछ ये साकिब निसार ने जो किया चीफ जस्टिस ने, उसके बाद जितने फैसले हुए, जो लोग बोले, आप मुझे जो आदमी बोला है उसने यही कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। लेकिन कोई नहीं सुनेगा। मेरी जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी, आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा वीडियो बनाने वाला आए, फलां आए, ये करे। ये नहीं देखते कि जिसने बोला कि मैंने नवाज शरीफ को गलत सजा दी उसको भी सुन ले। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सबके सामने, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई उस मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ दे दो। वो तो आ रहे हैं वापस, उसको आपने वापस आने भी नहीं दिया। जब मियाँ साहब पहले भी आए थे, आप मुझे बताएं, मुशर्रफ दौर में, तो जहाज में फिर उनको बिठा के सऊदीया भेज दिया। बिल्कुल सही। आएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर इंसाफ मिलेगा। आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, निगरान हुकूमत का, निगरान काबीना भी बन चुकी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट सामने आ गई कि आप तसल्ली रखें कि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन बाज़ सियासी जमातें और बाज़ माहिरीन इसको सवाल उठा रहे हैं कि आइन के अंदर जो मुद्दा दर्ज है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए,
और हल्का बंदियां एक माह में करना मुमकिन मुश्किल नहीं है, क्यों आप इसको इतना ज़्यादा लिंगर ऑन कर रहे हैं? तो सर अगर आप मुद्दत आगे बढ़नी है तो कैसे इसको लेजिटिमेट तरीके से इसको कवर दिया जाएगा, या मुमकिन है कि हल्का बंदियां इसी मुकर्रर वक्त के अंदर हो जाएं और नवे इलेक्शन भी नवे रोज के अंदर हो जाएं? क्या आपकी राय है? मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे दिया लाइन से। दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो अभी सारी सूरत हाल चल रही है, इसमें आपने निगरान हुकूमत भी बना ली, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, वजारतें भी आ गई, लेकिन कहीं भी जिक्र जो है वो इलेक्शन का नहीं है। जी बिल्कुल। हालांकि ये जो निगरान हुकूमतें बनती हैं उसका तसव्वुर ही यही है कि वो इलेक्शन करवाने के लिए बनती है। ये पाकिस्तान में अब इस तरह लोगों के साथ और अवाम के साथ और मुल्क के साथ मजाक किया जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि जिसमें इलेक्शन से लोगों को महरूम कर दिया गया है। यानी केयर टेकर का ये सेटअप ये जो बनाए गए हैं, पहले पंजाब और KPK में बनाए गए जी। और वहाँ भी इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं होने दिए जी। और अभी भी इलेक्शन का नाम तक नहीं है। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर दुनिया में कभी आप कोई किसी का हिसाब होगा तो वो सबसे पहले बाकी पार्टियों के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना होगा, क्योंकि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने पाकिस्तान के साथ वो ज्यादती की है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी कि वो एक ऑप्शन वो इस तरह की एग्जर्ट करना चाहते थे कि भाई इलेक्शन करवा ले बजाय इसके कि ये सारा फसाद बर्पा हो जी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हमने तो अभी नई हल्का बंदियां करनी है सेंसस के बाद जी। और उनमें 6-7 महीने लगेंगे। और वो 6-7 महीने भी गुजर गए और दोबारा फिर उन्होंने मुसलसल हर मामले में मुदाखलत की और ये कहा कि जनाब ये इलेक्शन जो है इस नहीं हो सकते। तो उनका तो अदरवाइज इसके अलावा तो जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है। और इस हद तक लोगों को महरूम रखा गया है उनके राइट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज से। मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी कहीं इलेक्शन हो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। जी। उसके मैं आरिफ चौधरी साहब आईन यही की पूछ रहा हूँ, जी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हो सका, लेकिन लोग अवाम के पास या सियासी जमातों के पास एक अल्टीमेटली एक आखिरी ऑप्शन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटाना होता है। अब हम क्या समझें कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उनका ही हुक्म, उनके ही डायरेक्शन हरफे आखिर है, सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल में भी कोई रोल नहीं प्ले कर पाएगी और जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा इलेक्शन उसी वक्त ही होंगे, भले 6 माह हो भले 1 साल हो? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अगर यही सूरत हाल रही, आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस मामले में जरा बराबर वो सख्ती नहीं दिखाई जो उन्होंने बाकी मामलात में, किसी ने अगर थोड़ी सी बात भी की तो तौहीन अदालत में बुला लिया गया, सजा भी दी गई, प्राइम मिनिस्टर जो थे तौहीन अदालत में फारिग हो गए। लेकिन यहाँ एक अजीब बात आपने देखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने के बाद उनके साथ जो हुआ, जितनी तजवीज़ और तौहीन पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद की गई है, ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का मामला था, इससे पहले तो कभी हुई नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने किसी को बुलाया तक नहीं है। और वो लोग इतने ताकतवर हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि ये चीजें सारी की सारी आपकी जो भी हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो भी हमारे ज़हन में मुतालिबात है, ये इसी तरह रहेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये जो शख्स जो PTI का चेयरमैन है वो या तो खत्म हो गया है, फिजिकली उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, या इलेक्शन के प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर उसे फारिग कर दिया जाए, उस वक्त तक जो मौजूदा हालात में इलेक्शन कराने का किसी का इरादा नजर मुझे नहीं आता। बिल्कुल ठीक, इरादा नजर नहीं आता। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्या साबिक चेयरमैन PTI को बैरून मुल्क भेज देना मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं उसका हल हो सकता है? क्या उनके बैरून मुल्क भेजने से पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता हमार हो सकता है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल इतलात हैं कि मखसूस कुछ शख्सियात के ज़रिए से एक मरतबा फिर अटक जेल में कुछ पैगाम रसानी का सिलसिला जारी है कि साबिक चेयरमैन PTI को ये ऑफ़र की जा रही है कि वो बैरून मुल्क चले जाएँ। अगर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं तो ना सिर्फ उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं, बल्कि ये तवक्को की जा रही है कि
पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेहकाम में बेहतरी आ सकती है। नासिर भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कुछ अर्सा पहले भी जब वो ज़मान पार्क में क़याम पजीर थे तो कहा गया कि कुछ कोई एक अहम शख्सियत ये पैगाम लेकर गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ तो आपके साथ जो हिसाब किताब है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये खबरें चली, फिर अब सज़ा हो गई, अब दोबारा उनको ये ऑफ़र आई है। क्यों ये ज़रूरत पेश आती है मुख्तलिफ औकात के अंदर कि जिस लीडर को सज़ा हो जाए उसको फिर ऑफ़र की जाए कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ? मेरा ख्याल है ये पिंकी पीरनी उनको कहती होगी कि मुझे ख्वाब आया कि तुम्हें बाहर भेजेंगे, अब इमरान न्याजी इधर ही है, उसने हिसाब देना है। कोई उसको नहीं पूछा कि तुम बाहर जाओ, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तोशा खाना और ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें तुमने हिसाब देनी है, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना है, बाहर जाना। हाँ, वो जो उसको एक लत लगी हुई है ना पीने वाली, वो उसको इधर नहीं मिलेगी। तो मुझे ये यकीन है कि उसका इलाज करा के इसको यहीं रखेंगे। कोई बाहर वो नहीं जा रहा, इसको इस फैमिली में किसी के ने उसको ये कहा भी नहीं। लेकिन तबीयत नसाज हो जाए, इलाज मुआवजे के नाम के ऊपर तो बैरून मुल्क शख्सियात जाती रही। नवाशी साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। आप देखें उनके साथ जो हुआ, वो उस वक्त की मिनिस्टर ने माना कि उनकी इमरान न्याजी ने तो अपने जो उसका हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर जो उसका अपना जाती था उसने आके चेक किया, उसने बताया कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं उनके। अगर इसके तो एक ही बात बताएंगे कि इसको वो चाहिए कोकीन पीना है, वरना इमरान न्याजी काम फारग हो जाएगा। वो तो उनके पर्सनल इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर इनको भी रिकमेंड कर दें, तब इंसान है, तबीयत ख़राब हो सकती है, और उनका इलाज मुआवजा बाहर हो तो उसके ऊपर आपकी पार्टी को तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें मैं बताऊं, उसका इलाज एक ही है, इस जेल में रहे, हिसाब दे इसका जो कुछ किया है। और ये जो अफवाहें फैला रहा है ना, ये वो साइफर नहीं था अमेरिका वाला, ये वो चक्कर है। फिर उसने कहा अमेरिका ने भेजा, फिर उनकी हेल्प, अभी उनके जो अपना ये है शाह महमूद कुरैशी साहब, और जाके सफ़ीरों से मिल रहे हैं कि इमरान न्याजी का कुछ करें। तो वो तो कहता था कि मेरा अमेरिका दुश्मन हूँ, मैं अमेरिका का, वो मेरा दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो अब यही वो जाके मिल रहा है। उसकी बातें छोड़ें, इसने इधर ही रहना है, कोई इसको ऑफ़र नहीं है, ये इसकी भूल है। हाँ, पीरनी ने ज़रूर ख्वाब में दिखाया होगा कि मेरा जादू चल रहा है, अब तुम्हें वो ऑफ़र करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसने यहीं रहना है, हिसाब देना है इसका जो कुछ इसने पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप साबिक चेयरमैन पीटीआई के जो मुकदमात हैं उनकी जो कानूनी हैसियत है उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को इस जो लीगल प्रोसेस है उसका सामना करना चाहिए, या उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि अगर कुछ लोग इतला सामने आ रही है, उनको ये एक ऑप्शन दी जा रही है कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, उनको इस ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए, या उनके जिस तरीके से मुकदमात हैं उसके ऊपर डट के खड़े रहें और अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करें? देखें, यहाँ म्यारात दोहरे हैं बिल्कुल, यानी इंसाफ का तराजू बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ है। माजी में आपने देखा कि ये नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये फरमा रहे थे कि जनाब उनके साथ जुल्म हुआ, अब उनका पहला केस जो था जिसमें उन्हें सजा दी गई थी, वो भी कई साल के बाद उसमें रिव्यू जो था, मैं नहीं समझता कि वो सजा सही थी या गलत थी, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन ये जो तरीकेकार है वो 7 साल के, यानी मतलब काफी सालों के बाद रिव्यू का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं, और ना ही रिव्यू का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है कि आप इतनी देर के बाद रिव्यू जो है उसमें पूरी की पूरी केस जो है उसको, उसकी सजा जो है उसको आप अल्टर कर दे, उसको सेटिसाइड कर दे। लेकिन उनके साथ हुआ, और उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन अब तक अदालतों के साथ उन्होंने फेस की है, और जो अदालतों के साथ उन्होंने डील किया, और जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इस वक्त जो वन हु इज कॉलिंग शॉट्स यानी मुक्तदा जो है, उनके साथ जिस तरह उन्होंने जनरलों का नाम ले लेकर बातें साफ की और उनके खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू की, वो इसके बावजूद उन्हें ये पूरा मौका मिला कि वो जनाब पाकिस्तान के अंदर हर तरह का खेल खेल सके। और जहां तक ये मामला है, एक तो मैं हैरान होता हूं कि मैं तो कम अज कम इस तरह की जुबान ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ के बारे में इस्तेमाल कर सकता हूं, ना किसी और। हमारे यहाँ तो रिवाज ही खत्म हो गया इज्जत और एहतराम का के साथ बात करने का, यानी हर शख्स जो है वो गुफ्तगू करते हुए तू करके या सिंगुलर में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ भी बहुत काबिल एहतराम है, वो साबिक वजीर आजम है, कई दफा वो वजीर आजम है, और इसी तरह जो इमरान खान है वो भी बहुत काबिल इज्जत है। और ये जो तरीकेकार है कि जी लोगों का नाम ही नहीं आप लेने देते, इससे बातें कभी चलती नहीं है, और ना कभी ये मामला इस तरह रुके हैं। ये इसको अल्टीमेटली फैसला लोगों को ही करने का मौका मिलेगा। ये जो कोई शख्स
यानी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जरिए चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की यानी एक पॉपुलर मैंडेट है या जी। पॉपुलर ओपिनियन है उसको स्नब कर दे, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अरिशद साहब, ये बात अपनी जगह पर बजा है, लेकिन माजी में हम देखते रहे हैं, माजी में हम देखते रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अदालतों की तरफ से कितना क्विक रिलीफ फराहम किया गया, कितना क्विक जस्टिस उन्हें फराहम किया गया। मैं आपको जरा केस जिसमें सजा दी गई है, कभी ऐसा हुआ है कि वो यानी ना उसमें कोई गवाह तलब किया गया, ना गवाही कोई रिकॉर्ड की गई है, और वो कह रहे हैं और यानी कि जनाब आप मुआंदनत है आपको हमारे खिलाफ और आप हमें सजा देने के ऊपर तुले हुए हैं, और जज साहब ये बयान कर रहे हैं कि जी आप उस फैसले से क्यों डरते हैं जो मैंने करना है। और उसके बाद उसी दिन वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्हें उस ग्रुप में शामिल करते हैं जो बैरून मुल्क जा रहा था। लेकिन उनके पास ठीक है जी, उनके पास अपील का हक तो मौजूद है और वो अपना राइट यूटिलाइज करेंगे। उनको सबको नवाजा जा चुका है और नवाजा जा रहा है, और इसके बावजूद यहाँ ये रोना रो रहे हैं कि जनाब उनके साथ जुल्म हुआ है। जुल्म ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ 13 साल बच्चा जो है वो यानी वो उसका बाप मर जाता है इसी गम में कि जनाब इस तरह का भी हुआ है कि चलिए ठीक है, लेकिन मैं नासिर भट्ट साहब से मैं पॉइंट ले लेता हूँ। नासिर भट्ट साहब, माजी के अंदर तो साबिक चेयरमैन पीटीआई को एक बड़ा क्विक रिलीफ मिला है, उनके लिए क्विक जस्टिस उनको मिला, तो अभी भी उनके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं, वो भले बैरून मुल्क ना जाएं लेकिन यहाँ रहते हुए अदालतों में अपील करके अपने लिए अपने आप को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका है उनके पास। देखें चोई साहब, अदब से चोई साहब से मैं कहता हूँ, मुझे बताएं आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी। पनामा केस किधर गया? वो आसिफ सईद खोसा साहब जो इमरान न्याजी को कह रहे हैं यार हमारे पास केस लेके हम इसका फैसला करते हैं, सड़कों पे क्यों जाते हो? आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? अभी जो इमरान न्याजी साहब घर से निकलते थे तो घर से चलने से पहले उनको जमानत मिल जाती थी। ये भी आप देखें कि इमरान न्याजी गाड़ी में बैठा है, अदालत चल के गाड़ी में आई है कि जी आप यहाँ साइन कर दें आपकी हाजिरी लग जाएगी। ये भी आप बताएं कि वो इमरान न्याजी के लिए हुक्म था कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसकी भी जमानत हो गई है, तो इस पर भी इंसाफ कर दें। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ जुल्म हुआ, आप कहते हैं अदब से नाम लें, उसको पहले समझाएं। जिसने सुबह शाम एक ही बात की नवाज शरीफ चोर है, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, इसको तो फिर वोट चोरी करके बनाया गया। तो पहले आप ऐसे चीज़ें लोगों में खुद जाहिर करें, बताएं। आप इज्जत से नाम लेंगे तो हम 2 दफ़ा लेंगे। तो इसने तो लोगों का जीना दूबर कर दिया, इसने बाप बेटे में इज्जत की तमीज़ ख़त्म कर दी। अब तो सियासतदान मेरे ख्याल में इस बात पे भी शर्माता है कि यार वो तू मैं इस तरह की बातें ये किसने शुरू की? बिल्कुल सही, इमरान न्याजी ने। तो इसका भी जवाब दे दें कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ कि नहीं हुआ। नासिर भट्ट साहब ने बिल्कुल तो उसका नाज़िन, ये जो सियासत के अंदर नफरत का एलिमेंट आया, छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म हुआ, यकीनी तौर के ऊपर ये रविश किसी सूरत में उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। सियासत होनी चाहिए, सियासी इख्तलाफ भी होना चाहिए, लेकिन एक मखसूस एक एहतराम के दायरे के अंदर के रहते हुए वो शख्सियात हों, वो इदारे हों, उनका एहतराम हर सूरत मलहूज़ खातिर रहना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।